दीदी जल्दी चलिए, आज काम ढूंढने बहुत दूर जाना है और गर्मी भी बढ़ रही है। हाँ चल चल। वो मैं घड़े में पानी भरने लगी थी, बाहर धूप बहुत होगी ना, और हमारी जात वालों को रास्ते में पानी कहाँ मिलता है। चल। हाँ जी काम ढूंढने जा रहा है। पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कहो अपने पति से वकील के यहाँ काम करने के अलावा पढ़ाई का समय भी वो काम करे, ताकि थोड़े पैसे कमाए और उसकी पत्नी को धूप में भटकना ना पड़े। मेरे पति को जो समझ आएगा वो करेंगे, और वो जो करेंगे वही सही है। और सुनिए, इसे आप भटकना कह रही है ना, दरअसल वो स्वावलंबन की प्रक्रिया है। चल रमा। ऐसी ही है तो। मैं तो सास हूं उनकी, लेकिन मेरा भी नहीं सुनती। कैसी सास है तू? तेरे को कोई नहीं सुनता, न पति सुनता है, न बेटे सुनते हैं, न बहू सुनती है। कितनी गिरी हुई है तू, इतनी गिरी हुई है तो गिर क्यों नहीं जाती? अरे जीजाबाई संभल के। ये तो आई की आवाज है। हाँ चल जल्दी। आई क्या हो गया? कैसे गिर गई आप? क्या हुआ? मेरे दोनों पैर। आगे आगे कीजिए। नहीं नहीं, आराम से कीजिए ना। धीरे। ये हुई ना बात। हाँ धीरे है। ठीक हो जाएगा। सच पूछो तो दोनों बहुओं को अपनी सास का ख्याल रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। और ये भीम का घर है तो नैतिकता का पालन तो होना ही चाहिए। क्यों रमा? और पालन होगा। आई मैं तेल गरम करके लाती हूँ। अब जल्दी ला। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा आराम लग रहा है। ज्यादा जोर से नहीं। कमर में भी दर्द हो रहा है। रमा जल्दी ला। बहुत गर्मी है, वहाँ तो इतनी धूप है, इसलिए घर की बहुओं को घर में ही रहना चाहिए। हाँ रमा जल्दी आ। लाओ जल्दी। बैठा नहीं जा रहा है। धीरे धीरे धीरे। आई ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों मिलकर सास को तेल लगाओ, मैं मीरा को खबर दे के आती हूँ। आई आपको आराम लग रहा है? थोड़ा और जो उठाकर ऊपर ले चलो। धीरे धीरे। हाँ आराम से उठिए, आराम से। May I come in, sir? आइए पद्माकर जी। सर बैठिए। जी सर। पद्माकर जी, मैं जानता हूं कि आपने मुझसे झूठ बोला था, इसीलिए बस खत्म हो गया। नरोत्तम जोशी और उसके साथी सब आपके साथ थे, और आप सब एक साथ इसलिए हैं क्योंकि आप सब चाहते हैं कि भीमराव पढ़ न सके। लेकिन सबके चाहने और आपके चाहने में फर्क है, उस फर्क को समझिए। पद्माकर जी, कल आपकी आत्मा आपको दुत्कारे कि आप शिक्षक होकर भी शिक्षा के साथ इंसाफ नहीं कर सके, तो कैसा लगेगा आपको?
या मान लीजिए कि नरोत्तम जोशी या उसके दोस्तों में से कल कोई समझदार बन जाए और वो आपसे कहे कि सर, हम तो छात्र थे लेकिन आप तो शिक्षक थे, आपने ऐसा कैसे किया? तो क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाएंगे? इसलिए मेरी बात को समझिए। और सर, अभी आया मैं। सर, कल ये सब भी वही करेंगे जो मैं आज कर रहा था। ये भी कल अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये सब चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मगर एक सलाह है मेरी, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो भीमराव की पढ़ाई भी पूरी हो जाएंगी, यहाँ बच्चे भी पढ़ सकेंगे और हम शिक्षकों को भी अच्छा लगेगा। वो क्या? सर, ये मैं बस इतना कहना चाह रहा था आपसे। लेकिन ये मत भूलिए कि भीमराव यहाँ सयाजी महाराज की छात्रवृत्ति से पढ़ रहा है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो सयाजी महाराज को भी जवाब देना होगा। हम उनसे भी कह देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं भीमराव की भलाई के लिए कर रहे हैं और इसमें बाकी के विद्यार्थियों की भी भलाई है। जी सर। भीमराव अंबेडकर तुम ऐसे बैठ नहीं सकते, उदास नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। याद नहीं, कल जब तुम ऐसे ही उदास बैठे थे तब इसी कॉलेज में नरोत्तम जोशी ने तुम्हें क्या कहा था? क्या हुआ भीमराव, तुम तो संघर्ष की बातें करते हो, तो फिर रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाऊंगा। अगर तुम उन मुसीबतों से जीत गए तो लोग कहेंगे कि भीमराव ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अफसोस मेरा सिक्का ही फूटा निकला। अरे ये तो टूट गए। तुम्हारे ये आंसू देखकर मुझे तो लगता है कि अब तुम लड़ने के लायक भी नहीं रहे। जीतने की बात तो बहुत दूर। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, क्योंकि तुम खुद सोचते हो और कहते हो एक दिन ऐसी व्यवस्था बनाओगे जिसमें तुम्हारी जात का हर बच्चा पढ़ पाए। इसलिए हर कदम पर फूंक फूंक कर रास्ते चुनने होंगे, फैसले लेने होंगे। कल की बेहतरी के लिए निरंतर रास्तों का निर्माण करते रहना होगा। तुम ऐसे बैठकर चिंता नहीं कर सकते, समय गवा नहीं सकते। सही कह रहे हो, मैं ऐसे बैठकर समय बर्बाद नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। भीमराव, सही है।